Hello, good morning everyone. Hope you all are good, healthy and safe. I had prepared a presentation for you from which we study. Uh, Hope you liked all previous video which are made up by through the presentations, and you can also make your notes from this video in your old notebooks. And if you have any queries, contact to school management. We will try to solve your issue. So let's start chapter 2, microarming trends and food, lecture number 3. So today's topic is our food preservations. So what is food preservations? The process of treating food in order to slow down spoilage is called as food preservations. नॉर्मली किसी भी फूड जो भी स्पॉइलेज है, जो भी उसको ख़राब होने से बचाने के लिए जो भी हम प्रिकॉशंस करते हैं या जो भी ट्रीट करते हैं वो फूड प्रिजर्वेशंस कहा जाता है. नॉर्मली इन दिस पैराग्राफ वी सी दैट फूड इज़ स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्पॉइल्ड फूड हैज़ बैड स्मेल्स एंड बैड टेस्ट एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग. फूड कैन बी प्रिजर्व बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Food can be preserved by different methods. So in this paragraph we have seen that it is totally the process by which we treating the food to slow down the spoilage of microorganism. किसी भी तरीके से कहने का मतलब ये है कि फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो उनकी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उनकी जब ग्रोथ होने लगती है तो जिसकी वजह से जो भी फूड में डिफरेंट चेंजेज आते हैं, चाहे वो केमिकल चेंजेज हों या फिर उनका जो भी शेप साइज चेंजेज होता है या फिर उनके टेस्ट, कलर या ऑर्डर चेंजेज होते हैं, उसे हम उससे उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशंस टेक्निक्स. ठीक है. अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो इसकी वजह से जो उनमें चेंजेज आते हैं, जो भी फूड्स में अगर जो फूड्स हैं उसमें जिस टाइप के भी चेंजेज आते हैं, चाहे उसका टेस्ट हो, कलर हो, शेप साइज हो या उसमें किसी भी टाइप का स्पॉइलेड हो या उसमें से बैड स्मेल्स भी आ रहा हो. ठीक है. तो ऐसे फूड्स को जब हम फीड करते हैं या इनहेल करते हैं तो उससे जो भी चीज़ें जो हमें दिक्कतें आती हैं या उससे रिलेटेड जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग. ठीक है. तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम फूड पॉइजनिंग से प्रिजर्व कर सकते हैं. अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, जो भी फूड हम रखे हुए हैं उसमें नेचुरली हम सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट में थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है. तो ऐसे में जब भी फूड हम प्रिपेयर करने के बाद उसे रख देते हैं तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अडेयर हो जाते हैं यानी चिपक जाते हैं और उसमें अपनी जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करते रहते हैं. यानी जो भी रेप्लिकेशन सिस्टम है, यानी अपने जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है वो अपना कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, जिसकी वजह से फूड का न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं. फूड का न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेते हैं और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं. सेकेंड पर सेकेंड वो अपनी पॉपुलेशंस को डबल में मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से फूड पे बहुत सारे जैसे जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे पिक्चर में ये ब्रेड है जिसमें यहाँ पे बहुत सारे मोल्डिंग हो गई है. इसको ब्रेड मोल्ड ब्रेड कहते हैं नॉर्मली. इसमें जो वाइट कलर का जो फंगल ग्रोथ हो जाता है जिसकी वजह से ये फूड जो होता है अब स्पॉइल्ड हो गया. यानी अब ये फूड से जो हमें न्यूट्रिशन मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, और अगर कोई भी इस फूड को खा लेता है तो उसमें उसकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्मली हमें फूड प्रिजर्वेशन जो है टेक्निक, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो है उसका हेल्प लेना पड़ता है. ठीक है. तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के, तो उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. नॉर्मली अभी हमने समझा कि कैसे फूड जो है वो स्पॉइल्ड हो जाता है. उसमें सीधी सी बात यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लगती है, उसकी वजह से उसमें बैड स्मेल्स आने लगते हैं या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। किसी भी प्रकार से वो न्यूट्रिशन हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल डिजीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं। नॉर्मली ये जो टेक्निक्स है वो 6 to 7 में डिवाइड है। तो एट क्लास 8 एजुकेशनल लेवल हम अभी 6 टेक्निक्स के बारे में नॉर्मली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टेक्निक इज़ द केमिकल मेथड। So chemical methods of preservation is done by adding certain chemicals which have the capability of preserving the food items. Many preservative are added to the food items to preserve the food materials. Just like that, from this, food like pickles can be preserved by using chemicals like salts and edible oils. Jams and spices can be preserved by using sodium benzoate, sodium metabisulfite. These chemicals are called preservative, means of that chemical preservative. यानी बहुत सारे फूड्स होते हैं, जैसे अचार हो गया, पिकल्स नॉर्मली, तो या जैम्स हो गए। इनमें जो जैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर कोई भी फूड मटेरियल्स है जो होम मेड है, घर में बनाया गया है नॉर्मली, तो 1 या 2 दिन में वो नॉर्मली ख़राब होने लगते हैं। उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो होने लगती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो हमारे लिए डिजीज़ कॉज करते हैं। बट वहीं पे जो पिकल्स हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, या जो जैम्स होते हैं, या नॉर्मली कोई भी फूड आइटम्स है, चिप्स हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो एक्चुअल में 8-10 दिन तो ये शॉप्स में ही नॉर्मली रहते हैं। और उसके बाद जब हम लाते हैं तो 2, 4, 8, 10 दिन बाद जब भी हम खाते हैं, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं एक्चुअल में उस फूड मटेरियल के साथ, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होते और इतने ज़्यादा दिन तक उनकी जो टेस्ट होता है, फ्लेवर्स होते हैं, या फिर उस मटेरियल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से अवेलेबल रहते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो होता क्या है, उसमें कुछ केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस फूड का जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एक्चुअल में लाइफ साइकिल किसी भी फूड का इंक्रीज करने के लिए सीधी सी बात है कि हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर दें, चाहे वो हम जिस मेथड से, जिस टेक्निक का यूज़ करके करें, उनका जो ग्रोथ फैक्टर है उसको हम रिड्यूस कर दें अगर किसी तरीके से, तो वो फूड जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व किया जा सकता है। नॉर्मल डेज से तो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व किया ही जा सकता है। तो उसी में कुछ केमिकल है, जैसे फर्स्ट केमिकल है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम बाइसल्फाइड। ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम उनमें फूड्स में ही अगर ऐड कर देते हैं तो फूड का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। एक्चुअल में सोडियम बेंजोएट जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड पॉइजनिंग काज करते हैं उनकी ग्रोथ को टोटली स्टॉप नहीं करता है, बट उनको स्लो कर देता है, जिसकी वजह से जो फूड में भी 3 दिन में ख़राब होने वाला होता है वो 5 या 6 दिन या एटलीस्ट 1 वीक तक वो सेफ रहता है, ठीक है। तो ये केमिकल्स मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। एंड second one is by using chemical salt. Firstly, I would like to describe all the methods of food preservation. So first is chemical method, second is by using common salt, third is by using sugar, fourth is by using oil and vinegar, fifth is by heat and cold treatments, and sixth is the, here we see that, sixth is the by storage and packing. And another one is the food packaging, food preservation method is pasteurization and boiling and freezing, and last one is bottling and canning. These methods are used in large industrial scale. मतलब ये है कि और भी बाकी सारे जो मेथड्स होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। इनका यूज हम लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, या फिर जो ऐसे फूड्स हैं जो बहुत ज़्यादा दिनों तक जिनको प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो नॉर्मली हम सेकंड पॉइंट्स पे आते हैं, बाय यूजिंग कॉमन साल्ट्स। देन फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, आमला, रॉ मैंगोज, tamarind etc can be preserved by using common salt. It prevents the growth of microbes. जो भी हम बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। नॉर्मली कॉमन सॉल्ट की बात करें तो हम NaCl की बात कर रहे हैं। NaCl जो होता है वो सलाइन नेचर होने की वजह से बहुत सारे जैसे जो सी वाटर होते हैं नॉर्मली
वो सैलाइन नेचर ही होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो वाटर जो होता है वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में ऐसे स्पॉयलेज देखने के मिलते हैं। जैसे अगर आप देखें तो बीच के किनारे ज़्यादातर हमें उतने अमाउंट में फंगस या एल्गी हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आइटम्स हैं। नॉर्मली अगर हमें फ़िश को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखना होता है, या मीट को या आंवला को, तो हम उसमें कॉमन साल्ट यानी NaCl नॉर्मली ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ साइकिल होता है उस मटेरियल का, फ़िश हुआ, मीट हुआ या आंवला हुआ, ठीक है, तो वो उसका जो लाइफ साइकिल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अप्रॉक्सीमेट वो 10 to 15 डेज़ या एटलीस्ट डबल टाइम ऑफ एक लाइफ साइकिल ये जो है ये इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो जो कॉमन सॉल्ट्स हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाय यूजिंग शुगर। ठीक है, थर्ड पॉइंट बाय यूजिंग शुगर। सो प्रिजर्वेशन बाय यूजिंग शुगर इज़ डन बाय एडिंग शुगर which reduces moisture in food. It also inhibits the growth of microorganisms that spoil food. Jams, jellies and squashes are preserved using sugar. ये कुछ हैं, जैसे फूड आइटम्स लाइक जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेज etc. can be preserved by using sugar solution. It prevents the growth of microbes. कॉमन साल्ट के अलावा शुगर जो होता है वो भी बहुत सारे एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, और जो भी मटेरियल्स हम किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं उनको नॉर्मली हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो जेम्स हो गया, जेलीज हो गए, इन सब जो फूड मटेरियल्स, फूड आइटम्स हैं, इनमें अगर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए या माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए अगर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे तो जो भी जैम की या जेलीज की प्रॉपर्टी है या जो इसका टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में हम कॉमन सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शुगर जो होता है वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ को कम कर देता है। ये बात अलग है कि शुगर से नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो एज अ न्यूट्रिएंट्स वर्क करता है, जो एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर आइटम्स या अगर शुगर को हम फूड आइटम्स में ऐड करते हैं तो वहाँ पे शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल ग्रोथ या कंटामिनेंट नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड आइटम्स होता है उसकी डेली लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। फोर्थ वन इज़ बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। Food items like pickles, vegetables, fish, meat etc. are preserved by using oil and vinegar. It prevents the growth of microbes. Oil and vinegar जो होते हैं वो भी प्रिजर्वेटिव में आते हैं। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो जो भी पिकल्स होते हैं उसमें हम एक्सेस अमाउंट में ऑयल जो होता है मस्टर्ड ऑयल उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने वाली है, माइक्रोबियल ग्रोथ होने वाली है, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है। और नॉर्मली सभी के घरों में आप देखते होंगे कि जो भी पिकल्स बनाए जाते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट में ऑयल डाला जाता है, और नॉर्मली 1, 2 और 3 ईयर से ज़्यादा उसकी लाइफ साइकिल हो जाती है। अगर हम इसमें ऑयल नहीं ऐड करें तो ये पॉसिबल है कि वो 1 महीने से कम में भी जो भी पिकल्स बनाए हैं वो ख़राब हो जाए। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फिश, मीट, ये सारी जो चीज़ें हम बनाते हैं अगर उसमें हम ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, नॉर्मली अगर वेजिटेबल्स की बात करें, कोई भी वेजिटेबल्स हमने घर में बनाया है और अगर उसमें ऑयल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो नॉर्मली जो वेजिटेबल्स के स्पॉइल होने का जो टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा टाइम पीरियड तक वो वेजिटेबल्स सेफ रहेगा, यानी वो एडिबल फूड के अंदर में आएगा। एडिबल्स का मतलब होता है वो फूड आइटम्स जो हम ईज़िली उसको फीड कर सकते हैं या खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विनेगर, नॉर्मली विनेगर हर जगह अवेलेबल रहते हैं, तो ये भी जो होते हैं ये जो भी फूड मटेरियल्स है या फिश हुआ, मीट हुआ, इनमें अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो उससे ये उस फूड मटेरियल्स की जो लाइफ साइकिल है, यानी वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिससे जो भी फूड आइटम्स हमारा है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चल सकता है और हम उसको ईज़िली बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिजीज़ के डर से हम उसको ईज़िली फीड कर सकते हैं।
Fifth point is by heat and cold treatment. Heat and cold treatment are the most important treatment in the field of food preservation, and this treatment is also used in the industrial scale to kill the microorganism or to prevent the growth of microorganisms. Just like in chips, which is produced in large amount in industry, and here we use this treatment, heat treatment, and the process heat preservation. In that, heating food items kill microbes. Here it is, heating food items kill microbes. Similarly, storing food items at low temperature prevents growth of microbes. नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी माइक्रोब्स को हम ज़्यादा अमाउंट में हीट देते हैं जो उनका एक्सेप्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअल में ज़्यादा हीट होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व होता है। नॉर्मली अगर हम चिप्स की बात करें तो उसमें नॉर्मली आपने देखा होगा कि चिप्स पैकेट्स जो हैं उसमें चिप्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं और एयर भी उसमें फील्ड होता है। वो एक्चुअल में हीटेड एयर होता है, जिसको हम नॉर्मली फिल्टर्ड एयर कहते हैं। वो नाइट्रोजन गैस होते हैं जो चिप्स के अंदर, उस पैकेट के अंदर किसी भी प्रकार से माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रिवेंट करते हैं उस फूड आइटम्स को, ठीक है। तो हीटिंग जो है, टेम्परेचर इफेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है फूड प्रिजर्वेशंस में। अगर हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादातर अमाउंट में किल हो जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा हमारा टेम्परेचर है, कोल्ड ट्रीटमेंट है ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर देते हैं तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उनका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं और जो हमारा फूड होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, तो नॉर्मली सभी के घरों में जो फ्रिज होता है उसका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर जो होता है वो ±4 डिग्री सेंटीग्रेड या +3 to +7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये बहुत कम टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ऐसे टेम्परेचर में जब हम फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल कंडीशंस ना होने की वजह से किसी भी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड आइटम्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व होता है। नॉर्मली अगर कंपेयर करते हैं, अगर मैंने कोई फूड आइटम्स बनाया जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स को एक बॉल में करके हमने ऐसे ही नॉर्मल इन्वायरमेंट में रख दिया, किचन में रख दिया, और दूसरे बॉल को हमने फ्रिज में प्लेस कर दिया, तो जो बॉल हमने फ्रिज में प्लेस किया है उसका जो लाइफ साइकिल है उस फूड आइटम्स का वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो बॉल हमने किचन में ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से और उनका एक्सेप्टेबल कंडीशंस जो टेम्परेचर है वो मिलने की वजह से वो अपने आप को कॉन्टीन्यूसली रेप्लिकेट करते रहेंगे, अपने आप को कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फूड आइटम्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फ्रिज में वेजिटेबल्स या जो फूड आइटम्स रखा हुआ है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्लो होने की वजह से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फूड आइटम्स हम नॉर्मल जो हमने किचन में रखा था उससे 1 या 2 दिन ज़्यादा लाइफ साइकिल हो जाती है, और वो फूड आइटम्स हमें 1 दिन बाद भी किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं फूड प्रिजर्वेशन के। नेक्स्ट है हमारा पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर हीटिंग ऑफ मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टू for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization. This process was discovered by Louis Pasteur. Louis Pasteur
was a scientist which is also known as the father of microbiology. So this process was also invented by Louis Pasteur. So actually